नाउ लेट अस स्टार्ट लैंड रिफॉर्म। दोस्तों, भारत में भूमि सुधार का मतलब क्या होता है? आप देखिए, प्रोडक्टिविटी जो उत्पादकता है वो है हमारे ग्रोथ रेट का सबसे रूट फैक्टर, ये समझने की जरूरत है। और उत्पादकता का अर्थ क्या होता है? पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। अब प्रोडक्टिविटी के दो तत्व होते हैं, वन इज टेक्नोलॉजिकल, तकनीकी, और दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल, संस्थागत। मैंने बहुत इजीली आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं ताकि हर चीज आपके दिमाग में बैठ जाए। अब टेक्नोलॉजिकल में दोस्तों क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन जो मैंने का चैप्टर आपको पढ़ाया, आप उसके वीडियो को देखिए तो उसमें इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ सीड्स का, ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना, मैकेनिकल फार्मिंग करना, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना, थ्रेसिंग का काम करना, जिससे कि अनाज को हम जमा कर सकें, उसको थ्रेसिंग कर सकें, पेस्टिसाइड का उपयोग करना खेतों में, इरिगेशन की सुविधा होना, कंट्रोल्ड इरिगेशन होना, ये सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, या खाद फर्टिलाइजर्स जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिसको कि एनपीके कहते हैं, उसका इस्तेमाल करना, यूरिया का इस्तेमाल करना, ये सारे जो फैक्टर हैं वो क्या हैं? टेक्नोलॉजिकल। अगर आप मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग करेंगे, खेत की ठीक ढंग से जुताई करेंगे तो पैदावार अच्छी होगी। समय समय पर उसका इरिगेशन की व्यवस्था करना, कंट्रोल्ड इरिगेशन की व्यवस्था करना, ताकि जमीन में सैलिनिटी नहीं हो, क्षारीयता नहीं हो, सैलिनिटी। ज्यादा पानी नहीं डालना। अगर ज्यादा पानी डालेंगे जमीन में तो क्या होगा कि कैपिलरी मोशन के तहत में जो जमीन के अंदर की जो नमक है, जो साल्ट है, वो जमीन के सतह पर आ जाएगा और आपके जमीन की जो उपज की जो रफ्तार है, मतलब वो धीमी पड़ जाएगी, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो टेक्नोलॉजिकल हैं। और ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है, जो मैंने पहले पढ़ाया था, आप उसको वीडियो को देखिए, करीब 1 घंटे का वीडियो है, तो आपको टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट के बारे में पता लगेगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इंस्टीट्यूशनल। और दोस्तों, इंस्टीट्यूशनल माने संस्थागत। हिंदुस्तान में लैंड रिफॉर्म जो है वो संस्थागत सुधार है। क्यों है? कि इसमें जो अभी हम बताने जा रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल क्यों है। अगर आप एक सही वातावरण का निर्माण नहीं करेंगे, जैसे कि अभी हम आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान में आजादी से पहले 3 प्रकार के लैंड पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया था। जैसे कि आप पॉलिटी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारा वीडियो देखें, उसमें मैंने पूरे डिटेल में व्याख्या प्रस्तुत किया है। पॉलिटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 टू 1858। और दूसरा जो वीडियो है वो है पॉलिटी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम 1858 टू 1947। तो ब्रिटिश पीरियड के मैंने 2 वीडियो डाले हुए हैं, आप उसको पढ़िए तो उसमें समझ में आएगा। तो दोस्तों, इंस्टीट्यूशनल में हम क्या देखते हैं कि जो हमारा जो अंग्रेज के ज़माने में जो उन्होंने लैंड रेवेन्यू पॉलिसी अडॉप्ट किया था, वो क्या किया था? 3 प्रकार का किया था। पहला, परमानेंट सेटलमेंट। ये दोस्तों बंगाल में किया गया था। बंगाल में उस समय में जो प्रांत था, आपको पता होना चाहिए कि बंगाल जो उस समय का प्रांत था, उसमें आज का बांग्लादेश, बिहार, आज का वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और असम, इतना बड़ा एरिया था बंगाल का प्रांत। तो यहाँ पर केवल असम को छोड़ करके पूरे जगह जो है वो परमानेंट सेटलमेंट बना, स्थायी बंदोबस्त अंग्रेजों ने किया था। और उन्होंने रेवेन्यू फार्मर से, जो टैक्स कलेक्टर थे, जिसको कि रेवेन्यू फार्मर कहते हैं, जो रेंट वसूलने का काम करते थे, उनको क्या किया कि उसको, जो रेवेन्यू फार्मर को बना दिया ऑनर ऑफ द लैंड।
और उसके बाद में उनके साथ में सेटलमेंट किया अंग्रेजों ने हमेशा के लिए। तो उसके बारे में आप डिटेल में उसमें पढ़िए। दूसरा था रैयतवारी सिस्टम। ये रैयतवारी सिस्टम जो था वो अंग्रेजों ने क्या किया, मद्रास प्रेसिडेंसी में और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रैयतवारी सिस्टम लागू किया, जिसके तहत में जो किसान थे उसके साथ में उन्होंने सीधा सीधी जो है वो एग्रीमेंट बनाया और किसान से उन्होंने जो है टैक्स लेना शुरू किया। तो ये हिंदू सिस्टम ऑफ टैक्स कलेक्शन था। लेकिन एक तीसरा जो था वो था महलवारी। महलवारी मतलब महल, मतलब स्टेट। अब इसमें दोस्तों ये जो महलवारी सिस्टम है उसको पंजाब सूबा में, जो आज का पाकिस्तान का पंजाब और अपने हिंदुस्तान का हरियाणा और पंजाब का सूबा है, और हिमाचल प्रदेश का एरिया, इसको पंजाब सूबा कहते थे अंग्रेज के ज़माने में। और दूसरा आगरा सूबा हुआ करता था और एक अवध का सूबा हुआ करता था जिसकी राजधानी लखनऊ थी। तो 3 सूबा में महलवारी सिस्टम उन्होंने लागू किया था, जिसमें कि उन्होंने लंबरदार को नियुक्त किया था और विलेज को उन्होंने एक यूनिट माना, और उसके तहत में लंबरदार को वो 5% कमीशन देते थे और उसका काम था पूरे गांव से लगान वसूल करना। तो इस प्रकार के, लेकिन ये तीनों जो सिस्टम था रेवेन्यू जनरेशन के, वो क्या थे, बहुत ही ज़्यादा फॉल्टी थे, दोषपूर्ण था। क्योंकि इस तीनों में खासकर परमानेंट सेटलमेंट को अगर छोड़ दिया जाए तो दोनों सिस्टम में 50% से ज़्यादा जो है जो प्रोड्यूस था, ग्रॉस प्रोड्यूस, उसका हिस्सा गवर्नमेंट का होता था। और उसी तरह से परमानेंट सेटलमेंट में जो जमींदार बाद में जो रेवेन्यू फार्मर्स थे वो जमींदार में, तलुकदार में कन्वर्ट हो गए और सारे जमीन का वो स्वामी हो गए। तो उनका जो टैक्स कलेक्शन का जो पद्धति था, वो जो शेयर था, वो लगभग 50% से भी ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से पूरा देश एक एब्सेंटी लैंडलॉर्ड, ये सारे जो लैंडलॉर्ड, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड, मनी लेंडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, इनके हाथ में पूरे देश का जमीन चला गया। ये ऑल इन ऑल हो गया। जो खेत में खुद काम नहीं करते थे वो शहरों में रहते थे। तो इस तरह से हिंदुस्तान में एब्सेंटी लैंडलॉर्ड की उदय हुआ, और जो एक्चुअल टीलर ऑफ द लैंड था, जो किसान था, जो खेत को जोतता था, वो दिन ब दिन गरीब होता गया। हिंदुस्तान में सबसे आज़ाद होने के बाद में सबसे पहले हिंदुस्तान में कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या किया, 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट किया। और फर्स्ट अमेंडमेंट क्या था, जमींदारी उन्मूलन कानून, एबोलिशन ऑफ जमींदारी एक्ट। अब दोस्तों इसके क्या क्या तत्व हैं, लैंड रिफॉर्म्स के क्या क्या तत्व हैं। तो पहला जो तत्व है वो है एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। जैसे मैंने आपको बताया, इंटरमीडियरी गुलाम भारत में जमींदार, तालुकदार और बहुत सारे इनामदार या जागीरदार, ये सारे जो है ना, जो अंग्रेजों के पिट्ठू और दलाल या स्वामी भक्त जो हो गए थे, तो ये जो इंटरमीडियरी थे, माने किसान और सरकार के बीच में जो सारे जमीन का जो भी लाभ होता था वो हड़पते थे। तो इसका जो पहला फैक्टर है भूमि सुधार का, वो क्या है, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। और दूसरा है टेनेंसी रिफॉर्म्स, रेगुलेशन ऑफ रेंट, सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर फॉर टेनेंट्स एंड कन्फर्मेंट ऑफ ओनरशिप। जो किसान है, जो एक्चुअल जो टीलर ऑफ लैंड है, वो टेनेंसी रिफॉर्म करना, ताकि जो उनका जो, जैसे आप जानते हैं कि एक होता है, इसमें 3 प्रकार के टेनेंट होते हैं। पहला होता है ऑक्यूपेंसी टेनर, ऑक्यूपेंसी टेनेंट। दूसरा टेनेंट एट विल, और तीसरा सब टेनेंट। तो 3 प्रकार के टेनेंट या किराएदार आप उसको कह सकते हैं, लेकिन मैं टेनेंट का ही हमेशा इस्तेमाल करूंगा। तो ऑक्यूपेंसी टेनेंट एज गुड एज जो है वो उसको कोई भी जो है जमींदार लैंड से हटा नहीं सकता है। मतलब
उसका जो राइट जो लैंड पर है, जिस जमीन को वो जोत रहा है, जिसका कि वो किराया जमींदार को या ऑनर ऑफ द लैंड को दे रहा है, तो उसमें ऑक्यूपेंसी टेनर को हटा नहीं सकता है। तो ऑक्यूपेंसी टेनेंट और जो पिजांट है, ऑक्यूपेंसी टेनेंट और पिजांट में यही अंतर है कि पिजांट जो किसान होता है वो सीधे सरकार को पे रेंट अदा करता था, और यहाँ पर ऑक्यूपेंसी टेनेंट जो है वो जमींदार को रेंट अदा करता था। और टेनेंट एट विल ऐसे व्यक्ति को किराएदार कहा जाता है जो जमीन तो जोतता था, लेकिन उसको कभी भी किसी वक्त जमींदार के द्वारा या ऑनर ऑफ द लैंड के द्वारा हटाया जा सकता था। और तीसरा सब टेनांट, ऐसे टेनांट जिसको कि सबलेटिंग किया गया, कि मान लीजिए कि ऑनर ऑफ द लैंड कोई है, लेकिन वो चूंकि खेती नहीं करता है तो वो किसी दूसरे को टेनांट बना लिया, तो जो कि उसको कहीं कहीं 40% या कहीं कहीं 50% इस आधार पर जो है वो अपने ऑनर को या मालिक को, जमीन मालिक को प्रोड्यूस उपज का आधा हिस्सा या 40% या 60% इलाके के हिसाब से देता रहता था। तो इस तरह से 3 इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। और तीसरा है दोस्तों सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। मैंने जो अभी आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति के पास में 1000 एकड़ जमीन, 2000 जमीन, किसी के पास में रहने के लिए घर नहीं। तो लैंड रिफॉर्म का मतलब होता है कि लैंड होल्डिंग किस व्यक्ति के पास में कितना होना चाहिए उसका निर्धारण करना। और चौथा है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, मतलब जमीन का, जैसे आपने देखा होगा कि एक किसान के पास में अगर 10 एकड़ तो 1 एकड़ जमीन एक जगह है और दूसरा जमीन जो है वो 1 एकड़ जमीन जो है वहां से 1 किलोमीटर दूर में है। अगर वो भूमि में सुधार करना चाहे, उसमें इंप्रूवमेंट करना चाहे तो वो नहीं कर सकता है। खेत की जुताई भी सही ढंग से नहीं कर सकता है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल या फर्टिलाइजर का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके 10 एकड़ जमीन जो है ना 15 जगह बिखरे हुए हैं, सिंचाई के भी साधन नहीं हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो चौथा जो इंग्रेडिएंट है वो है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड टू प्रिवेंट द फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड। जमीन का जो टुकड़ा है, मैंने 1 एकड़ को अगर मान लीजिए 4 भाई है तो उसने 5-5 कट्ठा उसको 4 जगह बांट दिया, तो इससे क्या होता है दोस्तों कि जमीन जो है ना खंड खंड में 2 पुश्तों में 2 ही पीढ़ी के अंतराल में जो 1 एकड़ जमीन था वो खंड खंड में बट करके 2 कट्ठा जमीन पर रह गया, 3 कट्ठा जमीन रह गया, उसकी जो आकार है। और इसका परिणाम क्या होता है कि वहां पर ठीक ढंग से हम ट्रैक्टर नहीं चला सकते, इरिगेशन की सुविधा नहीं कर सकते, क्योंकि हम कितने जगह इरिगेशन की सुविधा करें, कितने जगह हम ट्यूबवेल गाड़ेंगे। तो जमीनों के फ्रेगमेंटेशन से, फ्रेगमेंटेशन माने खंड खंड से, टुकड़े टुकड़े होने से बचाना, यह भी लैंड रिफॉर्म का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और इसके अलावा दोस्तों 5वां फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव फार्म्स। जो बहुत सारे किसान मिलकर के कोऑपरेटिव फार्म्स का निर्माण करते हैं, मतलब हालांकि सभी किसान के जो है जमीन तो सबके अलग अलग नाम से होंगे, लेकिन एक कोऑपरेटिव के माध्यम से एक संस्था बना करके खेत की जुताई करना, उसको सिंचाई की व्यवस्था करना, उसको थ्रेसिंग का काम करना, फसल उत्पादन करना और उसको घर तक लाना, फिर जिसका जितना जमीन है उसके हिसाब से उसका शेयर बांट देना, दिस इज कॉल्ड कोऑपरेटिव फार्मिंग। और इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है ट्राइबल के इंटरेस्ट को, जो आदिवासी हैं, आप जानते हैं कि हमारे देश में जो आदिवासी समूह है वो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में है, सेंट्रल इंडिया में है और दक्षिण भारत में है। तो दक्षिण भारत के जो आदिवासी लोग हैं वो तो एकदम प्रिमिटिव स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट में है। मैंने ट्राइबल्स इन इंडिया का चैप्टर से मैंने वीडियो बनाया हुआ, उसको आप देखिए। तो सबसे ज़्यादा जो आपने देखा होगा कि अंग्रेज काल में, अंग्रेजों के समय में सबसे ज़्यादा विद्रोह किसके द्वारा किए गए थे? ट्राइबलों के द्वारा। और वो क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ लैंड एलिनिएशन, क्योंकि उनके सारे जमीन, अधिकांश जमीन, मतलब अंग्रेजों ने
बाहर से जो व्यक्ति हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस जो मंगाए थे, जिसको कि आदिवासी डीकू कहते हैं, उन डीकुओं के हाथ में धीरे धीरे जमीन, आदिवासियों का जमीन जाता गया और इस तरह से आदिवासी अपने घर में ही विदेशी हो गए। तो इस चीज को रोकने का काम यह है कि टू प्रोटेक्ट द ट्राइबल्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरमीडियरीज या जमींदार्स, तालुकदार्स, जागीरदार्स, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, और ताकि आदिवासी का जमीन आदिवासी के पास में रहे। और उसके बाद एक और इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लैंड। दोस्तों आप जानते हो कि हर गांव में एक पब्लिक लैंड होता है, आम जमीन। अब ये आम जमीन क्यों होता है? आम जमीन होता है कि वहां पर पशुओं के चारागाह के लिए, कि वहां पशु चरें। आम जमीन पर खेल के मैदान बनाए जा सकते हैं। आम जमीन का इस्तेमाल पब्लिक गैदरिंग के लिए किया जा सकता है। तो उसका भी डेवलपमेंट करना, आम जमीन पर जो फ्यूल वुड हैं वो भी उसकी रोपाई की जा सकती है ताकि जनता फ्यूल वुड का, जो गरीब जनता है, फ्यूल वुड जलावन की लकड़ी का इस्तेमाल कर सके। तो ये भी उसको देखना है। लेकिन दुख की बात है कि आप देखेंगे कि आज़ादी के बाद से हिंदुस्तान में आम जमीन पर इतने ज़्यादा इंक्रोचमेंट हुए हैं, इतने ज़्यादा लोगों ने इंक्रोच करके रख लिया है, सारा अतिक्रमण कर लिया है। तो लैंड रिफॉर्म का एक इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है जो पब्लिक लैंड है, आम जमीन है, उसको डेवलप करना। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है महिलाओं के जो प्रॉपर्टी राइट हैं उसका सुरक्षा प्रदान करना। ये भी लैंड रिफॉर्म का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो जो गरीब हैं, जो निर्धन हैं, जो भूमिहीन हैं, उनके लिए ऐसा व्यवस्था करना ताकि उनको सरप्लस लैंड मिले, जो अभी हम बताएंगे आपको, और साथ साथ उनको रहवास का जमीन मिले, मतलब रेसिडेंशियल प्लॉट मिले जहां पर कि वो अपना घर का निर्माण कर सकें। तो ऑल दीज आर द फैक्टर्स इनकम्पासिंग लैंड रिफॉर्म्स। तो अब मैं दोस्तों बारी बारी से इसकी व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों जैसे कि आप देखते हैं कि जो हमारे पास में 31/3/2004 तक का डेटा है और जो गवर्नमेंट ने 2004 तक करीब 73.36 लाख एकड़ जमीन, ये जमीन जो है ना उन्होंने सरप्लस डिक्लेयर किया। मतलब जिन लोगों के पास में अधिकांश जमीन थे उनको जमीन छीना और उसके बाद में उन्होंने 64.97 एकड़ जमीन अपने पोजीशन में लिया। और इसके बाद में जो भूमिहीन मजदूर थे, किसान थे, छोटे छोटे जो किसान थे या जो लैंडलेस लोग थे जिनके पास कोई जमीन नहीं था, तो उनको प्रायोरिटी के स्तर पर लगभग 54.03 लाख एकड़ जमीन डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और इससे 57.46 लाख व्यक्ति जो भूमिहीन किसान या मजदूर थे वो लाभान्वित हुए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने प्रति व्यक्ति कम से कम 1 एकड़ जमीन दिया है। आप देख लीजिए, लगभग 1 एकड़ जमीन, ताकि कोई भी व्यक्ति भूमिहीन न रहे, सबके पास में खेत हो। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला फैक्टर क्या था? एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। जो इंटरमीडियरी मतलब जमींदार, तालुकदार, जागीरदार, जो अंग्रेज के ज़माने में पनपे थे और जो अंग्रेजों के कट्टर समर्थक थे, जिन्होंने पूरे ज़मीन को अपने अंदर में कब्जा में कर लिया था और जो लैंड के जो भी फायदे होते तो वो उनके हित में जाते थे। तो इसका एबोलिशन किया गया, मतलब जमींदारी उन्मूलन कानून 1951 में कर दिया गया।
इस तरह से हमारे देश में जमींदार समाप्त हो गए, ताल्लुकदार समाप्त हो गए, जागीरदार समाप्त हो गए। लेकिन इसमें एक प्रावधान रखा गया कि अगर मान लीजिए कि जो उनसे जमीन ली जा रही है तो उसका कंपनसेशन का भी विधान किया गया। जैसे कम्युनिस्ट के देशों में क्या होता है कि जैसे रूस में हुआ या यूगोस्लाविया में हुआ, तो वहाँ क्या हुआ कि कोई कंपनसेशन वगैरह नहीं दिया गया और सीधे जमीन छीन लिए गए। लेकिन यहाँ जो जमीन जो लिए गए जमींदारों से, तो उसके बदले में कंपनसेशन दिया गया। और बहुत सारे जमींदार कोर्ट में भी चले गए और उन्होंने वहाँ से भी कंपनसेशन मतलब क्षतिपूर्ति मांग लिया। तो इस तरह से हमारे देश में जो पहला जो कांग्रेस शासन का जो पहला उद्देश्य था, खास करके आज़ादी की लड़ाई में, तो सबसे पहले जो उन्होंने क्या किया कि जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है वह है रेगुलेशन ऑफ रेंट। जैसे मैंने आपको बताया रेगुलेशन ऑफ टेनेंसी रिफॉर्म्स में, और टेन्योर ऑफ टेनांट्स एंड कन्फर्मेंट ऑफ ऑनरशिप राइट। अब एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरी का ही उसका अगला भाग है कि जो भी जमीन सरप्लस होगा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जमींदारों के पास में 4-4 हजार एकड़ जमीन होता था, तो उनके लिए एक फिक्स किया गया, सीलिंग फिक्स किया गया, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग लैंड सीलिंग फिक्स किए गए हैं। जैसे कि एक परिवार जिसको कि 5 व्यक्ति का परिवार माना गया, पति पत्नी और 3 छोटे छोटे माइनर बच्चे, उसके लिए विभिन्न राज्यों में अलग अलग नियम बनाए गए। तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई इरिगेटेड लैंड है, जैसे मैंने उदाहरण स्वरूप मैं बताता हूँ बिहार का, क्योंकि हम उसका सीलिंग एक्ट के बारे में पढ़ा हुआ है। तो वहाँ पर एक परिवार के लिए सीलिंग का जो विधान किया गया है कि जो इरिगेटेड लैंड होगा, इरिगेटेड मतलब लैंड से मतलब क्या होता है कि जहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा कैनाल सिस्टम लागू किया गया, जहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा ट्यूबवेल गाड़े गए हैं, उसको इरिगेटेड लैंड माना गया, माने सिंचित भूमि। अब वहाँ पर जो सीलिंग लगाया गया मतलब सीमा माने रोक, कि कोई व्यक्ति एक परिवार कितना जमीन रख सकता है, दैट इज कॉल्ड सीलिंग। तो वो सीलिंग कितना था 18 एकड़। लेकिन अगर वो अनइरिगेटेड लैंड है मतलब असिंचित भूमि है, तो कितना किया गया था 25 एकड़। उसी तरह से उन्होंने ऑर्चार्ड के लिए, और जो जमीन जो है वो भीठा जमीन है, कम उपजाऊ का जमीन है, पहाड़ी क्षेत्र है या उद्यान है या बाग बगीचा है, उसके लिए अलग अलग उन्होंने कानून, हर एक राज्य ने अलग अलग कानून बनाया हुआ है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि रेगुलेशन सीलिंग, और जो ये जमीन जो बचे, मतलब जमींदार को तो फिक्स कर दिया गया कि इतना जमीन आपको तहत में मिलेगा, लेकिन इसके बाद जो जमीन जो सरप्लस हुआ उसको फिर भूमिहीनों में उनको बांटा गया। तो बांटने जो हमने अभी आपको डेटा बताया, और बांटने पर क्या किया गया कि सबसे पहले उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया, उनको मालिकाना हक, इसको हिंदी में बोलेंगे मालिकाना हक प्रदान किया गया, ताकि वो अपने लैंड को, अपने जमीन को ठीक ढंग से विकसित कर सकें। और हर एक राज्य में अलग अलग जो है रेंट फिक्स किए गए। रेंट क्या फिक्स है दोस्तों, जैसे कि आंध्र प्रदेश में टोटल प्रोड्यूस का 1/4 हिस्सा, और कश्मीर में 33%, और पंजाब में 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस, आसाम, कर्नाटक, मणिपुर, त्रिपुरा में मैक्सिमम रेंट वाज फिक्स बिटवीन 1/4 to 1/5 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। तो ये विभिन्न राज्यों में अलग अलग जो है वो रेंट फिक्स किया गया। इसके बाद तक सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर, माने किसी किसान को या लैंडलेस लेबरर को जो आप जमीन दे रहे हैं तो उसको आप टेन्योर भी फिक्स करिए। टेन्योर मतलब इन परपेचुइटी, 2 प्रकार के टेन्योर हो सकते हैं, लीज में भी दिया जा सकता है, टेम्पोररी भी दिया जा सकता है। तो अब यहाँ क्या विधान है कि लीज में नहीं दिया गया, तो लीज में मतलब 5 साल 10 साल के लिए, लेकिन नो, उनको इन परपेचुइटी उसको मालिकाना हक प्रदान किया गया। क्यों
कि ऑनरशिप राइट अगर प्रदान करेंगे तो उसका, उस किसान का जिसको क्या आपने जमीन सरप्लस दिया है, उसको लैंड के विकास में इंटरेस्ट डेवलप होगा। वो मेड़ बनाएगा, जमीन का समतलीकरण करेगा, वो कंपोस्ट खाद डालेगा ताकि उसका जो उत्पादकता है वो बढ़ेगा। तो ये सारे चीज जो है ना, उसको जमीन में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर प्रदान किया गया। और उनको लीगल प्रोटेक्शन दिया गया और इसके एवज में उनने पट्टा, आप जानते होंगे ऑनरशिप राइट को, यहाँ मध्य प्रदेश में अनेक बार पट्टा अभियान चलाए गए हैं आदिवासियों को पट्टा जमीन का ऑनरशिप देने के लिए। तो पट्टा जो है ना किसानों को दिया गया। ये सब पार्ट्स है। और इसके बाद में सीलिंग ऑन, जैसे मैंने अभी बताया सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि अगर इरिगेटेड लैंड होगा तो कितना होगा, सीलिंग हो कितने लैंड एक परिवार रख सकता है। अगर ये पति पत्नी है और 3 बच्चे हैं जो माइनर हैं तो उनको कितना रखने का अधिकार है, वो मैंने बताया। हर राज्य में, हर राज्य सरकार ने अलग अलग कानून बनाए हुए हैं। लेकिन जो हमने जो देखा इसमें कि इसमें भारी गड़बड़ी जो है जमींदारों ने किया, वो क्या किया, उन्होंने कानून, ये जमींदारी कानून लागू होने से पहले ही उन्होंने बहुत सारे जो उनके सरप्लस लैंड थे उसको क्या किया, उन्होंने बेनामी जमीन, बेनामी लैंड के रूप में, मैं ऐसे बहुत सारे हमारे रिश्तेदार हैं जिनको मैं जानता हूं कि उन्होंने बेनामी जमीन, दूसरे बेनामी मतलब या फिक्टिशियस या फर्जी लोगों को अपने नौकरों के नाम से, अपने रिश्तेदारों के नाम से उन्होंने जमीन ट्रांसफर कर दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि मान लीजिए अगर 400 एकड़ जमीन कोई जमींदार रखे हुए था तो कायदे से तो उसको अगर मान लीजिए पूरे जमीन अगर इरिगेटेड लैंड थे तो 18 एकड़ अगर परिवार के सदस्य मान लीजिए उसके 2 बच्चे माइनर हैं और 3 बच्चे और पति पत्नी है तो 18 एकड़ रख सकता है। अनइरिगेटेड तो 25 एकड़ रख सकता है। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए पूरे अनइरिगेटेड लैंड है तो 400 में से 375 एकड़ जमीन तो उसको सरप्लस हो गया और वो 375 एकड़ जमीन भूमिहीनों में, छोटे छोटे किसानों में बढ़ता वो जमीन। लेकिन जमींदारों ने क्या किया, उन्होंने उसी कानून को सहारा लेते हुए बहुत सारे अपने रिश्तेदार को, नौकरों को जमीन हस्तांतरण कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जितना सरप्लस लैंड होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया और ये लैंड रिफॉर्म का सबसे बड़ा कमी है हिंदुस्तान में और इसीलिए ये दोषपूर्ण है। और इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत कम तादाद में सरप्लस लैंड गवर्नमेंट के द्वारा एक्विजिशन किए गए, मतलब प्राप्त किए गए। उसके बाद में दूसरा जो इसमें प्रॉब्लम था कि जैसे कि ऑर्चार्ड या बाग बगीचा या जो शुगर केन फार्म या जो जहाँ पर कि ईख का उत्पादन होता है या जहाँ पर आम का बगीचा है, जहाँ पर रिलीजियस ट्रस्ट या चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके लिए अलग कानून बनाए गए। तो इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग छूट प्रदान करने से बहुत सारी बातें मिसमैच हो गया और जिसका फ़ायदा ज़मींदारों ने या लैंड ओनर्स ने उठाया और उन्होंने सीलिंग जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, उसको धत्ता बता दिया, उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। और चौथा, जो सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि जमींदार लोग ताकतवर थे आर्थिक रूप से, तो वो हर बात में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विभिन्न जमींदारों को उनको कंपनसेशन देने का प्रावधान किया जाने लगा। और इसी के कारण से 1974 में पार्लियामेंट के द्वारा 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में
34वें अमेंडमेंट के द्वारा ये भूमि सुधार कानून को रखा गया, ताकि सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का या लोअर जुडिशियरी का कोई हस्तक्षेप लैंड सुधार में नहीं हो। एक इंपॉर्टेंट जो इसका फैक्टर है वो है प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल्स, जो मैंने अभी आपको बताया। और इसी के तहत में आपने देखा होगा कि आज़ादी के बाद से, जैसे कि झाबुआ है, अलीराजपुर है, धार डिस्ट्रिक्ट है जो ट्राइबल बेल्ट हैं, या उधर राजस्थान में बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर कि काफ़ी तादाद में भील्स रहते हैं, भील्स आदिवासी रहते हैं। तो यहाँ पर हर एक राज्य सरकार ने कानून बनाया, और कानून क्या था दोस्तों कि ट्राइबल्स का ज़मीन नॉन ट्राइबल्स को नहीं बेचा जा सकता है। ऐसा कानून उन्होंने बनाया, और जिसके कारण से, और अगर बेचा जाएगा तो उसके लिए कलेक्टर से परमिशन लेना होगा, कलेक्टर इंक्वायरी करेगा और उसके बाद ही आप बेच सकते हो। तो इसके कारण से जो लैंड एलियनेशन जो हिंदुस्तान में अंग्रेज के ज़माने में होता रहा था, उस पर काफ़ी रोक लग गया। और इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने बताया, और वो था महिलाओं के प्रोप्राइटरी राइट्स के बारे में। तो हम देखते हैं कि कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में उन्होंने हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को संशोधित किया, और राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार ने निर्णय किया कि अब जो प्रॉपर्टी से संबंधित जो विवाद होंगे उसका निपटारा पर्सनल लॉ के हिसाब से किया जाएगा। और महिलाओं को, आपने देखा होगा 2005 में तो कानूनी बन गया है, तो उसके तहत में महिलाओं को भी प्रॉपर्टी राइट उतना ही है जितना कि पुरुषों को है। और एक जो इम्पॉर्टेंट जो हम कहना भूल गए थे कि लैंड रिफॉर्म का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। और इसीलिए विभिन्न सरकारों ने खाता, खेसरा, नक्शा हर एक गांव के बनाए हैं, ताकि ये पता लगे कि कौन जमीन किसके पास में। और इसके लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने इसलिए विशेष रूप से बजट आवंटन भी किया है। तो इसमें जो बहुत सारी ज़मीन के बारे में गवर्नमेंट को भी नहीं पता था कि ये ज़मीन किसके पास में है, कौन आम ज़मीन है, कौन खास ज़मीन है। अब कंप्यूटराइजेशन होने से धीरे धीरे सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। आपको अब हम बताते हैं, लास्ट में जो हमारा मात्र 10 मिनट रह गया है, तो उसमें रीजन फॉर द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ लैंड रिफॉर्म, रीजन फॉर द जो भूमि सुधार जो हिंदुस्तान में हुआ है उसका जो पुअर परफॉर्मेंस है, जो ठीक ढंग से काम नहीं किया, जो उसकी उपलब्धि है बहुत कमज़ोर है, उसके रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमजोरी। आप समझ रहे हैं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आप देखेंगे अगर किसी असेंबली का या पार्लियामेंट का जो एमपी है या एमएलए है, उनका पूरा आप हिसाब किताब बना लें कि किस क्लास से वो बिलोंग करते हैं, तो आपको पता लगेगा जो सबसे ज़्यादा जो जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तब तो सबसे ज़्यादा जो वकील थे वो पार्लियामेंट के शोभा बढ़ा रहे थे, आपको पता होना चाहिए। लेकिन अभी की स्थिति क्या हो गई है? जो हरियाणा में, पंजाब में, बिहार में, यूपी में या एमपी में आप क्या देखते हैं? जो किसान हैं, जो कुलक हैं, जिसको कि उत्तर भारत में कुलक कहा जाता है, मैंने बिग किसान, बिग फार्मर्स, ये सारे लोग विधानसभा में अपने धनबल के कारण, अपने इलाके में प्रभाव के कारण वहाँ विधानसभा में या पार्लियामेंट में पहुँच गए हैं। ठीक है, तो इसके कारण से क्या हुआ? अब वो कभी नहीं चाहते हैं कि लैंड रिफॉर्म सही ढंग से हो। क्यों? कि उससे उनका खुद का हित मारा जाएगा। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसका जो पॉलिटिकल विल है, इच्छा शक्ति, कभी जरूर आएगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी ऊपर से होते होते नीचे तक, ग्रास रूट लेवल तक जाता है। जब देश आज़ाद हुआ था तो क्या बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स लोग और ऊंचे वर्ण के लोग की तादाद सबसे ज़्यादा थी। आज की तारीख की क्या स्थिति है?
जो रिप्रेजेंटेशन की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा व्यापक हो गया है। और जो 50 साल पहले सोच भी नहीं सकते थे कि विधानसभा या लोकसभा का चुनाव जीतेंगे, वो धड़ल्ले से चुनाव जीत रहे हैं। क्यों? उनके पास में आर्थिक ताकत आ गई है, जनता में उनकी पैठ हो गई है, उनके जाति के लोग जो है ना वहां पर ताकतवर हो गए हैं, जो दूसरे जाति के वोट भी खींच लेते हैं। तो देयर आर सो मेनी डायनामिक्स विद इन द इंडियन सोसाइटी। तो इसलिए पहला जो फैक्टर है वो पॉलिटिकल विल, कि जो भूमि सुधार कानून है वो सही ढंग से इंप्लीमेंट इसीलिए नहीं हो रहा है कि जो राजनीतिक नेता या ब्यूरोक्रेट्स जो उनके इशारे पर काम करते हैं वो सही ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने अभी आपको खाका खींचा था कि 73.36 लाख एकड़ जमीन गवर्नमेंट ने सरप्लस में पाया, तो 64 लाख एकड़ ही जमीन क्यों बांटा? पूरे जमीन क्यों नहीं बांट दिया? वाई सच काइंड ऑफ लेथार्जी? तो रीजन है क्योंकि बहुत सारे लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट लैंड से जुड़े हुए हैं। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर है दोस्तों कि जो हमारा जो पुअर किसान है, गरीब किसान या जो मजदूर हैं, वो निष्क्रियता के शिकार है। निष्क्रियता के शिकार क्यों है? एक तो गरीब है, दूसरा वो अनऑर्गेनाइज हैं, मतलब असंगठित हैं। तो इसके कारण से गवर्नमेंट पर जो प्रेशर पड़ना चाहिए वो नहीं होता है। गवर्नमेंट पर या ब्यूरोक्रेट्स पर जो प्रेशर आना चाहिए, जिस तरह से अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं ना, अभी आपने दिल्ली में देखा है, तो गवर्नमेंट किस तरह से उससे वार्तालाप करने की विचार कर रही है। अगर गांव-गांव में ताल्लुक स्तर पर, तहसील स्तर पर अगर इसी प्रकार का आंदोलन होने लगे कि साहब जमीन जो एक्सेस है उसको बांटिए, या फलना बाबू के पास में इतना इतना जमीन बेनामी है उसको दूसरे हमारे लोगों के बीच में बांटिए, उनके पास में सारा जानकारी है कि किसके पास में सरप्लस लैंड है, कौन बेनामी जमीन रखे हुए है। अगर ये सब काम होने लगे और तालुक स्तर पर, तहसील स्तर पर इसके लिए आंदोलन चला जाए, तो फिर क्या होगा? भूमि सुधार की कार्रवाई में तेजी आएगी और जिन लोगों ने फर्जी तरीके से एक्सेस लैंड अपने पास में रखा हुआ है वो जमीन गवर्नमेंट कब्जा कर लेगी और फिर भूमिहीनों के पास में उसको बांट देगी। तीसरा फैक्टर क्या है? लीगल हर्डल। ये जो कानूनी अड़चने हैं जिसको हिंदी में बोलेंगे, इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारा जो जुडिशरी है, जो जुडिशियल सिस्टम है, बहुत उसका लंबा प्रोसीजर है। इसमें जिसके पास में पहुंच है, पैरवी है, मतलब धनबल है, अच्छे अच्छे वकील रखने की ताकत है, तो क्या है कि अगर आप सरकार ने कोई जमीन कब्जा अधिकृत किया, वो कोर्ट में चला गया और कोर्ट में चला गया, वहां से उसने स्थगन प्राप्त कर लिया, फिर उसको निपटारा करने में 10-15 साल लग गया। उस समय का जो गवर्नमेंट था वो पूरी तरह से बदल गया, उस समय का जो ब्यूरोक्रेसी था पूरा बदल गया। दूसरा जो ब्यूरोक्रेसी आया, ब्यूरोक्रेट्स आया, उसको पता ही नहीं है कि कौन कौन से जमीन एक्सेस हैं और कहाँ कहाँ लिटिगेशन चल रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, लीगल अड़चन के कारण से जो भूमि सुधार जिस अपेक्षाकृत द्रुत गति से होना चाहिए था वो हिंदुस्तान में नहीं हो पाया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं दोस्तों, ये भूमि सुधार में अड़चने डाल रहे हैं और इनको दूर करने का काम किया जाना चाहिए। तो अब जो विभिन्न टास्क फोर्स ने जो सुझाव दिए हैं कि जो भी एक्सेस लैंड हैं उनको या सरप्लस लैंड हैं वो तेजी से उसका जो है ना बंटन गरीब मजदूर किसानों में त्वरित गति से होना चाहिए। और इसके अलावा जो कंप्यूटराइजेशन, जो लैंड रिकॉर्ड्स जो कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है देश के विभिन्न भागों में विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा, उसमें और तेजी लाने की जरूरत है। तीसरा, जो ट्राइबल्स के, जो आदिवासियों के जो जमीन बहुत सारे लोगों ने अंग्रेज के जमाने में जो कब्जा किए हुए हैं उसको बेदखल करना भी जरूरी है, ताकि ट्राइबल्स को, जो आदिवासी के जो पुश्तैनी जो जमीन था उस पर उन्हें हक दिलाना जरूरी है, ताकि वहाँ की जो सामाजिक संरचना है वो ठीक ढंग से काम करे
वो कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे कि कानून और व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो, तो ये करना जरूरी है। और ऐसे लोगों को लैंड देना जरूरी है, चिन्हित करना होगा जो खेती करते हैं, वो अपने खेत पर रहते हैं। ऐसे लोगों को नहीं जमीन देना है जो शहरों में रह रहे हैं, जो खेती नहीं कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो कृषि योग्य जो भूमि है, क्योंकि देश में आबादी बढ़ रही है, शहरों का ज़्यादा विकास हो रहा है, तो हो क्या रहा है, जो बहुत सारे जो एग्रीकल्चर लैंड हैं वो शहरों में वो रेसिडेंशियल लैंड में कन्वर्ट हो रहे हैं, लोग वहाँ घर बना रहे हैं। तो धीरे धीरे दोस्तों क्या होगा कि हमारे पास में एग्रीकल्चर लैंड की कमी हो जाएगी। तो इससे बचना है। जो बैरन लैंड है या हिली लैंड है शहरों में आसपास में, तो वहाँ पर रहवासी इलाके बनाए जा सकते हैं, लोग मकान बना सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड को सुरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। अगर लैंड ऑनर मतलब भूमि स्वामी और किसान के बीच में या टेनेंट्स के बीच में अगर झगड़ा होता है, फसाद होता है, तो कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि कानून इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए जिसमें कि ऑनर्स ऑफ प्रूफ या बर्डन ऑफ प्रूफ, आप जानते होंगे कानून में बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है। अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो लैंड ऑनर के पास होना चाहिए। क्यों? उसे सिद्ध करना होगा कि आपने अगर फला टेनेंट को अगर उसके अपने जमीन से अगर बेदखल किया है तो क्यों किया है, उसके सबूत दीजिए। तो जूरिस्प्रूडेंस में जो प्रोसिक्यूशन होता है, एक लाइन में विधि विज्ञान में जो प्रोसिक्यूशन होता है, जो केस को इनिशिएट करता है, उस पर सबूत का भार होता है। ये ध्यान रखने की बात है। लेकिन जैसे कि हमने देखा दहेज हत्या के मामले में कानून क्या बनाया गया कि अब इन लॉज को सिद्ध करना पड़ता है, क्योंकि सबूत का भार उन पर है कि आपने अपने बहू को नहीं जलाया या उसको पंखे से नहीं लटकाया। तो इसी तरह से यहाँ भी है कि अगर कोई लैंड ऑनर किसी किसान को या टेनेंट को वो अपनी जमीन से बेदखल करता है तो सबूत का भार किस पर होना चाहिए? लैंड ऑनर को। उसको सिद्ध करना होगा कि आपने उसको जमीन को क्यों बेदखल किया और उसके रीजन क्या है कोर्ट में। और लास्ट में जो हमारे जो गरीब किसान भाई हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड की व्यवस्था होना चाहिए, राइट फ्रॉम द स्टेज ऑफ लोक अदालत टू सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि हमारे किसान भाइयों के पास में इतनी पूंजी नहीं है कि वो कोर्ट में अदालतों में चक्कर लगाएं और केस जमीन संबंधी लड़ाई लड़ें जो कि 15-20 साल तक चलता है, 10 साल तक चलता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो है हमें प्रयास करने पड़ेंगे। इन इंपॉर्टेंट प्रयासों से भूमि सुधारों के जो प्रयास हमारे देश में हुए हैं उसमें और तेजी आएगी, रफ्तार बढ़ेगी और इससे आम जनता का कल्याण होगा। जो गरीब मजलूम लोग हैं हिंदुस्तान में और खास करके गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं गांव देहातों में, शहरों में, तो उनका उन्नति होगा, उन्हें सरप्लस लैंड मिलेगा और वो भी जमीन के मालिकाना हक प्राप्त कर सकेंगे और इस तरह से उनमें उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। तो दोस्तों अभी मैं अपना उद्बोधन यहीं समाप्त करता हूं। अगर कोई पॉइंट हो आपको तो आप बताएं।